हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लोज द गैप। तो देखिए, हम सब जो बिजनेस को शुरू करते हैं वो किस लिए करते हैं? फ्रीडम के लिए। पैसा तो हम जॉब में भी कमा सकते हैं, सैलरी अच्छी मिल जाती है, लेकिन हम सोचते हैं अपना काम करेंगे, फ्रीडम मिलेगी, अपनी मर्जी के मालिक होंगे। तो बिजनेस शुरू करने के कुछ साल बाद क्या होता है, बिजनेस ना बड़ा हो जाता है, आपका बिजनेस ग्रो होता है, आप नई टीम हायर करते हो, टीम बढ़ जाती है और टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट भी बढ़ ही जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जो बिज़नेस का ओनर होता है ना, वो बिज़नेस का सबसे ज़्यादा बिजी एम्प्लॉय बन जाता है। तो आपको इनकम तो मिलती है पर लाइफ नहीं मिलती। और अगर आपको बिज़नेस से एस्केप चाहिए, आपको कुछ टाइम के लिए छुट्टी चाहिए, तो आपको लगता है मेरे को बिज़नेस को छोड़ना ही पड़ेगा। तो कहीं भी आपको छुट्टी के लिए जब जाते हो छुट्टी पे, तो बिज़नेस आपका डाउन हो जाता है या कम हो जाता है, तो मन में गिल्ट फीलिंग आती है, क्या हो गया यार, मैं बिज़नेस मेरा कम हो गया, बिज़नेस को छोड़ ही नहीं पाते चाह कर भी। तो आप बिज़नेस को ओन करना चाहते हो, पर होता क्या है कि बिज़नेस आपको ओन कर रहा होता है। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं बिज़नेस को ओन करूं, मेरा बिज़नेस मेरे को ओन ना करे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए अरुण गर्ग, इंडिया का लीडिंग बिजनेस एग्जीक्यूशन और सिस्टम एक्सपर्ट और ऑथर ऑफ द बुक द एग्जीक्यूशन गैप और क्लोज द गैप का फाउंडर। तो जो मेरा मोटो है ना, जो बिजनेसमैन है, ओनर है, उसकी डिपेंडेंसी को बिजनेस पे कम करना। किस तरह? एग्जीक्यूशन करवा के और सिस्टम बना के और उसकी हेल्प करके। तो इससे क्या होगा कि जो बिजनेस ओनर है ना, उसके पास फ्री टाइम आ जाएगा, बिना कंट्रोल लूज़ किए उसका बिजनेस में पूरा कंट्रोल रहेगा, सब कुछ उसके लिए विजिबल होगा और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरी जर्नी है ना, ये बहुत पहले शुरू हुई थी, जब मैं 17 साल का था, 1999 में। तो वहाँ पर मेरे को बिज़नेस का पहला एक्सपोजर मिला। मैंने अपने पापा का डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस ज्वाइन किया। तो वो बिज़नेस ना बहुत ही कम मार्जिन होते हैं और वहाँ पर डेली होता है, डिस्काउंट डिस्कस करने होते हैं फाइनल। तो डिस्काउंट्स है, प्राइसिंग है, इन्वेंट्री रोटेशन बहुत हाई होती है और रेगुलर ऑर्डर बनते हैं, तो इन्वेंट्री देखनी है, फिर स्लो मूविंग इन्वेंट्री, डेड इन्वेंट्री देखनी है, और वेंडर मैनेजमेंट और डीलर मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा रोल करती है। तो ये सब मेरे को बिज़नेस का एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद 2006 में मैंने सीए कंप्लीट करी, तो मैंने मवाना शुगर, फिर एप्टारा और उसके बाद वोडाफोन में देखा कि सिस्टम से कैसे काम होता है। बड़ी कंपनियां में रोल्स डिफाइन होते हैं, डेलीगेशन से, सिस्टम से और प्रॉपर ईआरपी से कैसे काम चल रहा होता है। ये सब कुछ मैंने वहाँ पे सीखा और देखा। कुछ टाइम बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। तो प्रैक्टिस में मैंने बड़ी कंपनियों से भी काम करा और छोटे बिजनेसमैन से भी काम करा। तो बड़ी कंपनी में दिख रहा था मैं कि रोल्स डिफाइन थे, रिपोर्ट्स प्रॉपर आ रही थी, रेगुलर रिपोर्टिंग थी विजिबिलिटी के लिए और सिस्टम्स थे। और छोटी कंपनियों में ना ओनर बहुत इंटेलिजेंट था, उसको अपने फील्ड की नॉलेज थी, वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था और सारा काम खुद कर रहा था, तो सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट था। तो ओनर सारा काम खुद कर रहा था और बिजनेस का सबसे बिजी और मोस्ट डिज़ायरेबल एम्प्लॉय था, चाहे वहाँ पे 5 एम्प्लॉइज़ थे या 50 एम्प्लॉय थे। छोटी कंपनी सबका यही पैटर्न था। तो ओनर के पास प्रॉफिट तो अच्छे थे, बिकॉज उसने महंगे एम्प्लॉय नहीं हायर किए हुए थे और कोई उसने सिस्टम्स पे बनाने पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया हुआ था। तो प्रॉफिट तो था, लेकिन पीस नहीं थी, उसके मन में शांति नहीं थी, वो हर टाइम बिजी ही बिजी था। और जो टीम हायर भी करता था ना, तो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं था, विजिबिलिटी नहीं थी, तो उसको अपनी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। और जिससे जैसे बिजनेस की टर्नओवर बढ़ती थी, उसके पास जो टाइम था वो और कम होता जाता था। तो जो नंबर्स सबके बड़े अच्छे थे, सब बिजनेस में जो एसएमई बिजनेस थे, प्रॉफिटेबिलिटी बड़े बिजनेस से ज़्यादा आ रही थी, प्रॉफिट्स थे, कैश फ्लो बढ़िया था और लोन्स भी उनको इजीली मिल जाते थे। और बैलेंस शीट बनाते हुए जब मैं नंबर देखता था ना, तो नंबर्स तो सिम्टम दिखाते थे, लेकिन जो बिज़नेस में मेन प्रॉब्लम थी वो कहीं से दिख ही नहीं रही थी। और जो प्रॉब्लम क्या थी, ओनरशिप की। स्टाफ को कुछ वर्क की ओनरशिप नहीं थी, क्या काम उसने करना है क्या नहीं करना स्टाफ को पता भी नहीं था, और वो अपने काम को ऑन नहीं करता था। क्यों नहीं थी? बिकॉज उसने क्लैरिटी नहीं दी थी स्टाफ को। फिर जो मार्जिन्स थे, मार्जिन अगर कम होते थे समझ नहीं आता था कि मार्जिन क्यों कम हो रहे हैं, या फिर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही है। अगर इन्वेंट्री बढ़ रही थी तो उसका इशू एक ही था कि ये डेड इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो परचेज का जो परचेज थी वो किसी सिस्टम से नहीं हो रही थी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर से नहीं हो रही थी। मार्केट में जो डिस्काउंट मिल रहा है, प्राइसिंग मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, वो गट फीलिंग से देख के परचेज कर ली, तो उसे इन्वेंट्री का इशू होने लग गया। अपनी मन मर्जी से उसने मार्केट में डिस्काउंट दे दिया या रिलेशनशिप के बेस पे, तो मार्जिन कम हो रहा है। और स्टाफ पे डिपेंडेंसी थी, वो डे बाई डे बढ़ रही थी, लेकिन स्टाफ के रोल डिफाइन नहीं थे, तो काम खुद करना पड़ रहा था। तो सारे काम जो स्टाफ को डेलीगेट भी हो जाते थे, वापस ओनर के पास घूम के आ रहे थे।
तो वो करने से वो ओवर एग्जॉस्ट हो रहा था। तो ये सब कुछ मैंने देखा, यार क्या हो रहा है, मेरे को समझ में आया मार्केट में एसएमई को ये प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन तो देना पड़ेगा मेरे क्लाइंट्स को। तो वो सोल्यूशन देने के लिए ना मैं कंसल्टिंग का बिज़नेस शुरू करने का सोचा। तो पहले मैंने स्टडी किया कि सिस्टम कैसे होते हैं, कैसे लगाने हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे हेल्प हो सकती है डेलीगेशन रिपोर्टिंग के लिए। तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी। जब बुक्स पढ़ के समझ आया लेकिन मार्केट में क्या हुआ है वो देखने के लिए मैंने कुछ कोर्स भी किए। तो कोर्स करने के बाद मैंने कोर्सेज के फ्रेमवर्क देखे और कुछ अपने फ्रेमवर्क डिफाइन किए। तो मैं नॉलेज गैदर कर रहा था, अपना स्ट्रक्चर बना रहा था। इसमें मैंने 3 साल लगा दिए। तो ना एक दिन मेरी वाइफ रूबी ने मुझे एक लाइन बोली, अरुण तुम ना प्रिपेयर नहीं कर रहे काम, तुम ना किसी के चीज़ के पीछे छुप रहे हो, देखो किस चीज़ के पीछे छुप रहे हो। वो लाइन ने मुझे अंदर तक हिट कर गई। तो मैंने देखा यार हाँ, मैं नॉलेज को इकट्ठी करने के बहाने ना और प्रेपरेशन कर रहा हूँ लेकिन एग्जीक्यूट तो कर नहीं रहा। और मार्केट है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी नीड चेंज हो रही है, तो वो चीज़ चेंज हो जाती है। तो नॉलेज गैदर करना ना मेरे लिए एक प्रोक्रेस्टिनेशन बन गया था और मैं नॉलेज को इकट्ठी करने के गैप में छुप रहा था। तो ये मैंने इस रियलाइजेशन को देखा और उस पर कुछ नोट्स बनाए और फिर वही नोट्स मेरी द एग्जीक्यूशन गैप का फाउंडेशन बने कि जो नॉलेज होती है वो गैदर करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना होता है, वो एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होती है। तो ये सब करने के बाद मैंने जब हेल्प करनी शुरू करी बिजनेसमैन की, तो मैंने देखा जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। मतलब जब छुट्टियां लेनी है वो छुट्टी नहीं ले सकता और फ़ोन के साथ ही ट्रैप है। जो उसकी टीम है उसका हर डिसीजन ओनर के पास आता है तो ओनर को लगता है मेरे बिना काम नहीं चलता। वो बड़ी प्राइड से बोलता है, बड़ी प्राइड के बीच में पेन होती है कि मेरे बिना काम नहीं चलता यार, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो काम नहीं चलेगा। ये प्राइड भी है, उसमें पेन भी है क्योंकि जो उसको लग रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ अपने काम के लिए। और जो इम्पोर्टेंस है ना, जैसे जैसे वो इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है उसकी फ्रीडम कम होती जाती है और उसकी वैल्यू जो ऐड करता है वो कम होती जाती है। और जब भी वो बिजनेस से एब्सेंस होता है ना तो कैओस क्रिएट होती है। तो हमारा जो क्लोज द गैप में पर्पज़ है ना वो यही है कि बिजनेस ओनर जब बिजनेस में आता है वैल्यू तो ऐड करे लेकिन उसकी एब्सेंस में कैओस ना हो और सारा काम रेगुलर चलता रहे। तो मैंने कुछ लोगों की हेल्प करी अपनी जर्नी में जो मेजर क्लाइंट्स थे। तो मैं आपको क्लाइंट के नाम नहीं बता सकता ड्यू टू प्राइवेसी इशू। तो एक ना जेनसेट रेंटल की कंपनी थी, वो कंपनी जेनसेट रेंट पे देती थी और जेनसेट की ऑक्यूपेंसी उसके 20-25% पे रहती थी। इंक्वायरीज बहुत आती थी पर ओनर हमेशा इंक्वायरी को हैंडल करने में बिजी रहता था। तो वहाँ पर हमने क्या किया, सिस्टम बनाया कि जब भी इंक्वायरी आ रही है तो उसकी कोटेशन स्टाफ दे सके। सिस्टम बनाए कौन कौन सा जनरेटर है, उसका क्या रेंट होना चाहिए, वीकडेज में क्या रेंट होगा, वीकेंड्स में क्या रेंट होगा। स्टाफ कोटेशन बनाने लग गया और विजिबिलिटी आ गई। और इस सारे सिस्टम को हमने 3 महीने में बना दिया और 3 महीने बाद ओनर का फ़ोन बजना बंद हो गया। सारी इंक्वायरी स्टाफ हैंडल कर रहा था और ऑक्यूपेंसी 20% से बढ़ के 80% पे हो गई और 60% तक ओनर का टाइम फ्री हो गया। जो ओनर दिन में 12 घंटे काम कर रहा था सिर्फ 4-5 घंटे ही काम कर रहा था। तो कम घंटे में काम करके परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। दूसरा मेरा क्लाइंट था ना वो केमिकल्स B2B बेस पे फैक्ट्रीज को सेल करता था। तो वहाँ पर ना उसने इंडिया मार्ट में लिस्टिंग करी हुई थी। इंडिया मार्ट में क्या इशू होता है ना कि स्पीड की गेम होती है सारी। आपके पास कोई इंक्वायरी आ गई वो 15-20 मिनट बाद ना 10 और लोगों के पास चली जाएगी। तो जो बिज़नेस सबसे पहले इंक्वायरी को हैंडल करता है उसको ऑर्डर मिल जाता है, अच्छी कोटेशन देता है। तो वहाँ पर हमने सिस्टम बनाया कि जब इंक्वायरी आती थी तो किस रेट की इंक्वायरी आ रही है, उसने पूछना है, जो क्वेश्चन उसने क्लाइंट से पूछने हैं सारे हमने क्वेश्चन बनाए, स्ट्रक्चर बनाए। तो स्टाफ इंक्वायरी के हैंडल कर रहा था और स्टाफ ही कॉल बैक कर रहा था। तो उसके बाद जो इन्वेंट्री पड़ी है और जो ट्रांजिट इन्वेंट्री है वो भी स्टाफ को दिख रही होती थी। तो स्टाफ खुद ही इंक्वायरीज़ को क्लोज करने लग गया और उसको किस तरह डिसीजन लेना है, कहाँ तक रेट वो डिसीजन दे सकता है, स्टाफ हैंडल कर सकता है, किस लेवल पे उसने सीनियर के पास जाना है और कहाँ पर ओनर ने जाना है, सब कुछ हमने मेंशन कर दिया। 3 महीने लगे हमें, 50% सेल बढ़ गई 3 महीने में। वो जो बिज़नेस ओनर का पहले फ़ोन बजता रहता था इंक्वायरियों से, उसको इंक्वायरी आनी बंद हो गई और उसके पास 4 से 5 घंटे फ्री हो गए और ये सारा रूटीन हमने हैंडल दे दिया। और उसके पास सिर्फ एक्सेप्शन ही आ रही थी। तो तीसरा क्लाइंट था मेरा एक आर्किटेक्ट। तो यहाँ पर ना जब स्टाफ सारी इंक्वायरी हैंडल कर रहा था, बढ़िया हो गया। तो पहले क्या होता था, बहुत सी इंक्वायरीज ओनर से मिस हो जाती थी। अब ये सारी इंक्वायरी होने लग गई थी तो बिज़नेस बढ़ गया। तो हमारा एक और क्लाइंट था, वो आर्किटेक्ट थे। तो उसमें क्या था ना कि उसके पास जो काम आता था ना आर्किटेक्ट के पास, वो क्लाइंट ने चेंज करवाना बार बार।
कितनी बार क्लाइंट ने चेंज कराया, वो इनयूजेबल रहता था। ड्राइंग्स आ गई, पसंद नहीं आई, फिर इन्होंने ड्राइंग बना दी, क्लाइंट ने 10 दिन बाद बोल दिया कि चेंज करो, ये चेंज कर देते थे। फिर क्या हुआ, इन्होंने ड्राइंग बना दी, क्लाइंट ने अप्रूव करने में ही 20 दिन लगा दिए। फिर एंड में क्लाइंट बोलता आपने तो बहुत डिले कर दिया, इतना तो आपके कारण हमारा प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो आपकी फीस जो 2 लाख थी उसमें से काट के हम 50,000 में आपको 1.5 लाख के दे रहे हैं। तो वो बड़े बिजी रहते थे, पर बड़े मुश्किल में रहते थे। तो हमने सिस्टम बनाया वहाँ पर कि कब उन्होंने क्लाइंट को दिया काम करके अप्रूवल के लिए, और कब क्लाइंट ने अप्रूव किया, और अगर काम चेंज हुआ तो कितने बार चेंज हुआ। ये सारा कुछ ना हमने एक साइट बनाई थी, हर क्लाइंट की डिफरेंट वेबसाइट। तो उस साइट पे सर चला जाता था, और जितने ड्राइंग्स के वर्जन बनते थे सारे ड्राइंग के वर्जन वहाँ सेव रहते थे। तो उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। 6 महीने लगे हमें सब करने में। 6 महीने बाद जो भी क्लाइंट क्लोज कर रहे थे उनको फीस के लिए कोई दिक्कत नहीं आई। क्लाइंट ने पूरी फुल फीस दे रहा था, बिकॉज जहाँ पे क्लाइंट बोलता आपने लेट कर दिया, वो दिखा सकते थे सर कि आपके कारण कितना काम में डिले हुआ और कितने हमने वर्जन बनाए हैं, और कोई भी एडिशन थी उसके वो चार्ज क्लाइंट से एक्स्ट्रा ले पा रहे थे। और फिर ये सिस्टम बनाने से वो ना जूनियर आर्किटेक्ट हायर करके उनको भी काम दे पा रहे थे। फिर जो मेन आर्किटेक्ट थे वो खुद का टाइम फ्री हो गया और उनके जूनियर्स काम कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को क्लियर किया, और जूनियर जो स्टाफ हायर किया था उसके साथ सिस्टम बना दिया। और पहले ये सब कुछ व्हाट्सएप में हो रहा था, एक्सेल में हो रहा था, या आर्किटेक्ट के दिमाग में हो रहा था, वो सब कुछ अब सिस्टम में आ गया था, प्रॉपर रिदम बन गई थी। और मेरे क्लाइंट की इसकी बिलिंग 150% से बढ़ गई थी 6 महीने में, 50% से नहीं 150% में। तो फ्रेंड्स अब मैं बता रहा हूँ कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं कोई इसलिए नहीं कर रहा कि कोचिंग का आजकल मार्केट में ट्रेंड है और कोच आ रहे हैं और ये सिस्टम एक ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है। नहीं, मुझे समझ में आया है कि ओनर पे डिपेंडेंसी की एक कॉस्ट है। जो कॉस्ट है वो सिर्फ पैसे में नहीं होती, टाइम में, एनर्जी में, और कई बार तो ये ना ओनर की हेल्थ ख़राब हो जाती है टाइम देने से, उसके घर में रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, फैमिली उसकी हैप्पी नहीं रह पाती, और कई बार तो उसको समझ नहीं आता मैं किस काम के लिए आया हूँ, तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि बिज़नेस के अंदर ही एक फ्रीडम बिल्ड करूँ बिज़नेस ओनर के लिए, ताकि उसका बिज़नेस ग्रो करे, कम ना हो, और जब बिज़नेस ग्रो करे वो तब भी फ्री ही रहे। तो फ्रेंड्स मुझे आप बताइए कि अगर आप 7 दिन के लिए अपने बिज़नेस से अनअवेलेबल रहते हो, छुट्टी पे चले जाओगे, तो आपका बिज़नेस रन करेगा, स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स मेरे से जुड़े रहिए इस पेज के साथ। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि 2026 में आपका काम करने का जो पुराना तरीका है वो क्यों काम नहीं करेगा, जो कि व्हाट्सएप और वर्बल डेलीगेशन पे चल रहा है। और जो ओनर की अप्रूवल्स होती हैं या काम की अप्रूवल होती हैं, उसमें क्या वर्क हिडन रह जाता है और रिपोर्टिंग में क्या क्या डिले होते हैं। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपने बिज़नेस की फ्रीडम, जो आपने अपना बिज़नेस फ्रीडम के लिए शुरू किया था, उस बिज़नेस को फ्रीडम के साथ ग्रोथ से भी लेके जाएंगे, और ग्रोथ को फ्रीडम की प्राइस पे नहीं गेन करेंगे, बल्कि ग्रोथ के साथ पीस ऑफ माइंड भी गेन करेंगे। थैंक यू।